तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज कहानी एक ऐसी है जो बिल्कुल झंझोर देने वाली कहानी है। अगर आप कोई पुरानी फिल्में याद करेंगे तो शायद उस फिल्म की हर जो पुरानी फिल्मों में इस तरह के कई किस्से कहानियाँ दिखाई गई हैं, ये हूबहू पूरी एकदम फिल्मी कहानी जैसी लगेगी। और आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि अपने देश में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी गुंडा राज हो सकता है, ऐसा भी कानून अंधा हो सकता है, पुलिस वाले ऐसे हो सकते हैं, नेता इतना भ्रष्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें इस कहानी में हैं। छवि रानी के नाम से आप कहीं भी किसी से पूछें तो ये निर्भया को अब हम लोग जानते हैं 2012 के बाद, लेकिन ये बात 80 की है, 1980 की। जो छवि रानी उड़ीसा की थी, उसके साथ जो कुछ हुआ उसको सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो पूरी कहानी है। ये न सिर्फ कहानी एक लड़की, एक पत्नी, एक माँ उसकी है, बल्कि पूरे सिस्टम की है। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा बेनकाब होता है इससे। पुलिस कैसे क्या कुछ कर सकती है वो बेनकाब होते हैं। नेता जो हैं वो तो है ही हैं, और इवन अदालत भी। एक जब हाईकोर्ट का फैसला आया था तब कुछ लोगों ने उस वक्त कहा भी था कि इससे शर्मनाक फैसला शायद नहीं हो सकता। हालांकि अदालत के फैसले पे उंगली बहुत कम उठती है, लेकिन इस फैसले ने उठाया था और सुप्रीम कोर्ट को भी गुस्सा आया था बाद में। कहानी पूरी से शुरू होती है। उड़ीसा आप जानते हैं, और भुवनेश्वर उसकी राजधानी है पूरी। मैं कई बार गया हूँ और जगन्नाथ मंदिर भी है वहाँ पे, तो उसकी एक अलग अहमियत है। एक लड़का था नाबा किशोर और एक लड़की छवि रानी। छवि रानी पुरी में ही रहा करती थी और उसका जो भाई था वो कृष्ण बलराम मठ है एक पुरी में ही, उसका इंचार्ज था छवि रानी का भाई। और ये लोग पुरी में अपनी एक सादी ज़िंदगी बिता रहे थे। इन्हीं के घर में तभी एक किराएदार आकर रहता है जिसका नाम था नाबा किशोर महापात्रा। संस्कृत की पढ़ाई कर रहा था। घर में रहने के दौरान छवि रानी और किशोर महापात्रा में प्यार हो जाता है। किशोर अच्छा लड़का था, घर वालों को भी मंजूर था, छवि रानी के भाई और बाकी फैमिली के लोगों को भी, तो उन्हें कोई एतराज़ भी नहीं था। और उसके बाद इन दोनों की बड़ी धूमधाम से जगन्नाथ मंदिर में ही शादी कर दी जाती है। अब छवि रानी और किशोर दोनों बड़ा खुश अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस वक्त किशोर पढ़ाई कर रहा था संस्कृत का, छवि रानी भी घर में थी, काम दोनों करते नहीं थे। शादी के बाद जिम्मेदारी आ गई, तो अब एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए फिर जो किशोर है, किशोर महापात्रा, ये तय करता है कि वो अब यहाँ से निकलेगा और कुछ रोज़ी रोटी कमाएगा। तो शादी करने के बाद किशोर अपने गांव, जो वहीं उड़ीसा में ही था, एक धिया साही है, वहाँ आ जाता है और वहाँ रहने लगता है। उसके बाद कामकाज की तलाश करता है, कामयाबी मिलती नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस गांव में ऐसा कुछ है नहीं, तो एक दूसरा और गांव है बिरडी, तो तुम बिरडी चले जाओ और वहाँ पे कुछ तुम्हारी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ शायद चीज़ें हो जाए। तो फिर किशोर अपनी पत्नी छवि रानी को लेकर ये बिरडी गांव पहुँचता है। बिरडी गांव में पहुँचने के बाद ये एक छोटी सी एजेंसी खोलता है और वहाँ आसपास के जितने भी अखबार छपते थे या बाहर से आते थे, जो भुवनेश्वर, कटक या फिर उड़ीसा के बाहर के, उनको वो बेचना शुरू कर देता है। सुबह सुबह सिर्फ बेचता भी नहीं था, बल्कि घरों में भी लोगों के भेजता था। तो एक तरह से अखबार का काम उसने शुरू किया, अखबार की एजेंसी के ज़रिए। और इस काम में छवि रानी भी उसकी मदद करने लगी। दोनों अपना अखबार की एजेंसी, सुबह सुबह सवेरे उठते, घरों में अखबार पहुंचाते। लेकिन इस अखबार को बेचने और अखबार पहुंचाने के चक्कर में ये हुआ कि इन दोनों को ख़बरों से प्यार हो गया। फिर इन दोनों ने कहा कि जो हम लोग अखबार बेचते हैं या लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं, तो क्यों ना हमारी खबर भी अखबार में छपे। तो जर्नलिज़म की तरफ झुका हुआ इन्होंने थोड़ी बहुत जो वहाँ के लोग थे उनसे सीखा, और इसके बाद दोनों ने कहा कि हम अब जर्नलिज़म करेंगे। तो फिर उसी वक्त एक अखबार शुरू हुआ था वहाँ पे, उसका नाम था प्रगति बड़ी। इस अखबार में किशोर कॉरेस्पोंडेंट के तौर पे काम करने लगा। और एक दूसरा अखबार था जो जिसका हेडक्वार्टर था कटक में, उसका नाम था दुर्मुखा। इस दुर्मुखा अखबार से छवि रानी जुड़ गई। तो दोनों मियाँ बीवी अब कॉरेस्पोंडेंट हो गए। सुबह ये लोग अखबार आता, उसको बेचते, घरों में पहुँचाते, और शाम को उसी अखबार के लिए ये खबरें लिखते। अब यहाँ से इनकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। किशोर नहायत ईमानदार, जर्नलिज्म के प्रति पूरी तरह से, पेशे के प्रति वफादार। तब उसने जब खबर लिखनी शुरू की तो इस बिरडी गांव के बारे में भी खबर लिखनी शुरू की, जो लोगों की परेशानियाँ थी, जो लोगों की चीज़ें थी। तो इस खबर लिखने के दौरान धीरे धीरे उसकी सच्चाई से कई सारे लोग उसके दुश्मन होते गए। और इन सब में सबसे बड़ा जो दुश्मन बना उसका एक नाम था राजू राव डोरा। ये इस बिरडी गांव का सबसे अमीर शख्स था। इसके बहुत सारे धंधे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वहाँ के लोगों को, क्रिमिनल को, नेताओं को
उधार पे या वैसे ही ओबलाइज करने के लिए पैसे दिया करता था। और राजू राव डोरा का साइट का काम ये था कि वो तमाम 2 नंबर के काम करता। सीमेंट में वो राख मिलाता और उसको बेचता। जो उड़ीसा में बहुत सारी चीज़ें होती तो उसमें गरीबों के लिए जो राशन आता, चावल आते, जो मुफ्त में बांटना था, वो सरकारी अफसरों से मिलकर ये उनको बाकायदा बेचता ले जाकर सरकारी दुकानों में ही। इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश करना शुरू किया किशोर ने अपने अखबार में, और इससे ये सारे नेता जो है ये उससे थोड़ा भड़कने लगे। जो राजू राव डोरा था इस गांव का सबसे अमीर शख्स, इसके खिलाफ सबसे ज़्यादा छपना शुरू हुआ। तो राजू राव डोरा के सर पे जो हाथ था, उस वक्त वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के 2 नेता थे जो इस ब्रेडी गांव के थे। उनमें से एक, उसका नाम था दिवाकर नायक, ये प्रेसिडेंट था ब्रेडी कांग्रेस का, ब्लॉक प्रेसिडेंट। और दूसरा था नंदा मोहंती, ये वर्किंग प्रेसिडेंट था इसी गांव का। ये दोनों राजू डोरा इसके लिए भी काम करते, पैसे देते थे। तो जब राजू डोरा के खिलाफ खबरें छपनी शुरू हुई तो ये दोनों जो नेता थे ये फिर किशोर को अपने लोगों के ज़रिए धमकाने लगे, कहने लगे ये सब खबरें मत करो। लेकिन वो अपनी सच्चाई के रास्ते पे चलता रहा, खबरें लिखता रहा। इसी दौरान तंग करने के लिए एक बार उसके घरों में इन लोगों ने लोगों को भेजा और इसके घर से बहुत सारी चीज़ लूट कर ले गए जो उन्होंने जमा किया था। उसने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई, 3 लोग पकड़े गए, उनमें कांग्रेसी भी थे जो वर्कर वहाँ। तो कुछ जेल गए, बाद में जेल से बेल पे बाहर आ गए और इसका लिखना जारी रहा। ये सब कुछ चल रहा था और धमकियाँ मिल रही थी। इसी दौरान में वो तारीख़ आती है जिस तारीख़ ने इस केस को न सिर्फ उड़ीसा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे ला दिया और लोग आज भी उसे याद रखते हैं। दोनों मियाँ बीवी अखबार में काम कर रहे हैं, सुबह अखबार बेचते हैं, शाम को उसी अखबार में ख़बर लिखते हैं। इस दौरान में करीब 2 साल हो गए थे इनकी शादी को, एक बेटा भी हो गया जो करीब 6 महीने का था। 3 अक्टूबर 1980 की तारीख आती है, 3 अक्टूबर 1980। धमकियाँ वमकियाँ लगातार मिल रही थी। उस दिन सुबह सुबह अखबार बांटने के बाद इन मियाँ बीवी को कटक जाना था। और कटक इसलिए जाना था क्योंकि छवि रानी का जो अखबार का हेडक्वार्टर था वो कटक में था और कटक से उसे अपना आईडी कार्ड उठाना था दफ्तर जाकर। तो किशोर ने भी कहा कि हम साथ चलते हैं और बेटा 6 महीने का कहीं और छोड़ नहीं सकते थे। तो तीनों पति पत्नी और 6 महीने का बच्चा ये सुबह कटक जाने के लिए तैयार होते हैं। घर से 6:30 बजे निकलते हैं कि फटाफट जाएंगे, दोपहर तक लौट आएंगे। और सुबह सुबह चूँकि जल्दी था तो घर में कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया, इन्होंने कहा बाज़ार में खा लेंगे। ये बाज़ार में जाकर एक छोटे से हलवाई की दुकान पे दोनों बैठते हैं, ऑर्डर देते हैं। इसी दौरान 5-6 लोग वहाँ आ जाते हैं। आने के बाद वो किशोर से कहते हैं कि 7:30 से पहले, अभी 6:30 का टाइम हो रहा था, तुम आकर नंदा जो मोहंती है, कांग्रेस का जो लीडर है, उससे मिलो। और अगर 7:30 तक तुम नहीं मिले तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। ये दोनों बताते हैं कि मैं कटक जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है, दोपहर तक लौट आएंगे, शाम को मुलाकात कर लेंगे। लेकिन वो मानते नहीं हैं और ये कहते हैं कि तुम्हें मिलना है। फिर इन्हें लगता है उनके तेवर देख के कि ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए फिर ये वापस घर लौट आते हैं और कहते हैं कटक आज नहीं जाएंगे और मिल ही लेते हैं। ये जैसे ही घर पहुँचते हैं तभी जब घर के अंदर दाखिल होते हैं, पीछे पीछे में वही 5-6 लोग इनके घर में दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद चाकू की नोक पे छवि रानी को बुरा भला कहते हैं, अंदर करते हैं और जो पति है उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, किशोर महापात्रा की। काफ़ी पीट पिटाई करने के बाद इसी दौरान में वहाँ पे जो पीटने के लिए आए थे और भी लोग पहुँच गए। एक उसमें सुधीर परिदा नाम का शख्स था जो कांग्रेस का नेता था, और एक और था जो वहाँ का शराब का माफिया का डॉन था जिसका नाम था बीर मानिया। ये लोग भी पहुँचते हैं और इसको पीटना शुरू कर देते हैं। फिर नंदा मोहंती वहाँ पहुँचता है और नंदा मोहंती खुद कहता है कि एक काम करो, इसको लेकर कांग्रेस के दफ्तर चलो जो उसी बिरीडा गाँव में था। इसके बाद पूरे रास्ते पिटाई करते हुए किशोर को कांग्रेस के दफ्तर में लाया जाता है और फिर वहाँ बैठाकर उसको बुरी तरह पीटा जाता है। और पहली बात ये होती है कि तुमने जो घर में चोरी हुई थी उसकी जो FIR दर्ज की थी उसमें इन कांग्रेसी नेताओं का नाम क्यों लिया और बाकी का नाम क्यों लिया, तो उसको वापस लेना है। उसके बाद सारी पिटाई होती रही। सुबह से दोपहर हो गया, सारे चले गए, लेकिन इसको कांग्रेस के उसी दफ्तर में बंद करके चले गए। शाम करीब 5 बजे दोबारा ये आता है नंदा मोहंती, दरवाज़ा खुलता है, अंदर ये बैठा हुआ है किशोर। उसके बाद उसे धमकाते हैं आखिरी बार और कहते हैं कि अब एक धमकी तुम्हारे लिए और है कि आज रात से पहले पहले तुम ये गांव खाली कर दो, और अगर तुम पति पत्नी इस गांव में दिखाई दिए तो अंजाम बुरा होगा। तो इस पर कहता है ये किशोर
कि चूँकि एक तो बहुत बुरी तरह से पिटाई हो गई थी, ज़ख्मी था, शाम के 5:30 बज चुके। उसने कहा रात को कहाँ जाऊँगा, आप मुझे सुबह तक की मोहलत दे दीजिए, मैं गाँव छोड़ दूँगा। बट वो कहता है कि नहीं, तुमको आज रात को ही छोड़ना है गाँव। इसके बाद किसी तरह से लंगड़ाते गिरते पड़ते किशोर अपने घर पहुँचता है। बीवी वहाँ छवि रानी परेशान इंतज़ार कर रही है, उसकी इस हालत को देखती है। वो खटिया पे गिर जाता है, लेकिन फिर बताता है कि ऐसे से धमकी मिली है, गांव छोड़ना है। वो कहती है इस हाल में कैसे जाओगे, लेकिन कहता है मजबूरी है। आखिर में ये लगता है कि वो लोग शायद कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम गांव छोड़ देते हैं। 5:30 बजे उसे छोड़ा गया था। 6 बजे के आसपास ये लोग अपनी फैसला करते हैं और इसके बाद 7 बजे के आसपास तीनों घर से निकल जाते हैं। चूँकि किशोर घायल था, छवि रानी अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेती है, घर का सारा सामान वहीं छोड़ देती है, कोई सामान नहीं लेती, इस उम्मीद में कि शायद ये मामला ठंडा हो जाएगा, दोबारा वो आएंगे या फिर दोबारा कभी आकर सामान ले जाएंगे। तो घर में ताला लगाते हैं और कोई भी सामान बिना उठाए हुए ये तीनों पति पत्नी और 6 महीने का बच्चा घर से निकल देते हैं और चल देते हैं। अंधेरा हो चुका था। घर से निकलने के बाद ये गाँव के बाहर पहुँचते हैं। गाँव के बाहर वहाँ पर एक बिलुवाखाई नदी है, जो गाँव कि जहाँ से बाहरी शुरुआत होती है। उस नदी को पार करते ही पहले तीनों वहाँ पे रुकते हैं, चूँकि ये भी बहुत बुरी तरह से मारा गया था किशोर को। वो हाथ मुँह धोता है, पानी पीता है नदी का। इस दौरान छवि रानी जो है अपने 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाती है। 5 मिनट वहाँ करीब रुकने के बाद ये फिर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ था इस नदी को पार किए हुए, अचानक उन्हें पीछे से कुछ लोगों के तेज़ चलने की आवाज़ आती है, कदमों की। पलट कर देखते हैं तो टॉर्च की रोशनी में उनको अचानक 6, 7, 8 साया दिखाई देता है, जो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। रात का वक्त, गांव से निकल रहे हैं सुनसान, और सुबह से वो सारे हालात देख चुके थे। उन्हें लगा कि ये वही लोग हैं और शायद ये मारने आ रहे हैं। दोनों तेज़ तेज़ अब भागना शुरू कर देते हैं। बच्चा गोद में है, लेकिन उन्हें लग गया था कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तभी छवि रानी अचानक अपने बच्चे को, किशोर को देती है और कहती है तुम इस बेटे को लेकर भाग जाओ तेज़ी से और या कहीं छुप जाओ, क्योंकि वो उनको तब तक मैं संभालूंगी। वो कहता नहीं, तुमको मैं छोड़ नहीं सकता। कहती देखो, कम से कम हमारा बच्चा ज़िंदा रहना ज़रूरी है, तो बच्चे की खातिर तुम्हें भागना पड़ेगा। बहुत वो कहती है। इतनी देर में वो करीब आते जा रहे थे। किशोर को और कोई रास्ता नहीं सूझता। वो अपने बच्चे को गोद में लेता है और वहीं थोड़ा आगे जाकर एक झाड़ी मिलती है, उस झाड़ी में छुप जाता है। इस दौरान में पीछे से 8 लोग आते हैं, छवि रानी को देखते हैं किशोर साथ में नहीं, आसपास में ढूंढते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है। फिर वो वापस छवि रानी के पास आते हैं। पीली और लाल रंग की उसने उस साड़ी पहन रखी थी उस दिन। उसके बाद 8 के 8 छवि रानी को चारों तरफ से घेर कर ज़मीन पे गिराते हैं और फिर उसका गैंगरेप करते हैं। 20 फीट की दूरी से शुरुआत में जब उसकी पत्नी के साथ ये हो रहा था, तब तक जब दोबारा ढूंढने के लिए वो आए तो लगा किशोर को कि अब शायद ये लोग इसे भी मार डालेंगे। तो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागता है और फिर भागता रहता है कि कहीं आसपास से जाकर मदद लेकर आएंगे। इधर 8 के 8 छवि रानी को घेर चुके थे। किशोर भागते हुए फिर वहाँ से दूर निकलता है। बच्चा उसके साथ था, बच्चे के साथ वो जा रहा है और काफ़ी देर के बाद फिर वो वहाँ पे एक कुकुंदारा गांव है, उस पहला गांव जो मिलता है उसको, कुकुंदारा गांव ये पहुँचता है बदहवास। वहाँ उसका एक दोस्त रहता था जो कि पड़ोस का गांव था। वो अपने दोस्त को अपने बच्चे को सौंपता है, बताता है उसको हालात। दोस्त कहता है कि मुखिया के पास चलो। गाँव के जो मुखिया थे वो उसके पास जाता है, सारी चीज़ें बताता है। मुखिया भी जानता था किशोर को, क्योंकि वो अखबार में लिखता था, उन लोगों की भी खबरें करता था। मुखिया की आवाज़ पे एक साथ करीब गांव के 500 लोग जमा हो जाते हैं। 500 के 500 फिर भागते हैं उस नदी की तरफ जहाँ पे किशोर अपनी पत्नी छवि रानी को छोड़ कर आया था। अब तक करीब रात के 10:30 बज चुके थे, ये आना जाना और सब चीज़ों में। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो नदी किनारे कोई नहीं मिलता। एक लाश मिलती है और उस लाश की हालत ऐसी थी कि बयान करने के लायक नहीं है। जानवरों की तरह नोचा खसोटा गया और फिर उसको मार डाला गया था। वो छवि रानी की लाश थी। लाश को देख के फिर जो किशोर की हालत हो सकती थी वो हुई। वो बदहवास हो गया, पागल सा हो गया। लोगों ने समझाया। फिर इसके बाद वो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक पोस्ट ऑफिस था। किशोर के साथ कुछ गांव वाले गए। पोस्ट ऑफिस जाकर उन्होंने फ़ोन किया। बात चूँकि 1980 की थी, और वहाँ से पोस्ट ऑफिस से उन्होंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। पुलिस स्टेशन में जब फ़ोन किया तब इस वक्त तक रात के करीब 1 बज चुके थे। सेकंड अफसर जो उस थाने का इंचार्ज था उसने फ़ोन उठाया। किशोर ने उसको सारी चीज़ बताई। पुलिस अफसर ने कहा कि ठीक है हम पहुँचते हैं। फ़ोन रखने के बाद ये वापस उस नदी के किनारे पहुँचता है, लेकिन 1 से 6 बज गया, कोई पुलिस नहीं आई। जब सुबह 6 बज गया और पुलिस नहीं आई तो फिर गांव वालों के साथ बात करके
लाश अब भी वहीं पड़ी है। वो निकलता है किशोर और इसके बाद वो पहुंचता है सीधे थाने, जगत सिंहपुर थाना। वहाँ जाता है तो थाने में कोई अफसर नहीं, जो नीचे के एक दो बैठे हुए थे उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। फिर ये कहता है कि उस अफसर के घर जाते हैं, शायद घर पे हो। वो घर पहुँचता है तो जब उसके घर पहुँचता तो देखता है वहाँ सादी वर्दी में एसपी साहब बैठे हुए हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जब वहाँ पे वो बैठे थे उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तुम थाने पहुँचो, हम लोग पहुँचते हैं। फिर ये बदहवास थाने पहुँचता है, पीछे में चौकी जो थाने का इंचार्ज और एसपी थाने पहुँचते हैं। उसके बाद पूछते हैं तो ये बताता है रात मैंने फ़ोन किया था, इन्होंने कहा था आएंगे, ये पहुँचे नहीं, सुबह हो गई है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या है, तुम अपनी एफआईआर लिखाओ। ये एफआईआर लिखाता है। जैसे ही एफआईआर लिखाता है, उस एफआईआर में जो कुछ नाम थे उसको देख के पुलिस वालों को आपत्ति होती है और वो ख़ास तौर पर नंदा मोहंती का नाम उस एफआईआर से हटवाना चाहते थे, जो कांग्रेस का उस वक्त वर्किंग प्रेसिडेंट था। वहाँ पे जो चौकी का हेड था, थाने का दरोगा, एसपी बैठे हुए वहाँ पे, और वो कहता है कि ठीक है ये एफआईआर में से ये नाम हटा दो, उसके बाद हम सारी कार्रवाई करते हैं। किशोर, जिसकी नज़रों के सामने उसकी बीवी को घेरा गया था और शुरुआती बलात्कार करने की कोशिश की गई थी, फिर उसको भागना पड़ा बच्चे को बचाने के लिए। चूँकि उसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लोगों को मालूम था कौन कौन मौजूद है, वो नाम हटाने को तैयार नहीं हुआ। जब वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा तो दरोगा ने एसपी के सामने उस जो कंप्लेंट लिखवा रहा था और एफआईआर, उसी को फाड़ दिया और बोला कुछ नहीं होगा तुम्हारा जब तक तुम ये नाम नहीं हटाओगे। वो गिड़गिड़ाता रहा, वो नहीं माने, वो वापस आ गया। इस दौरान में जो बाकी के गांव के लोगों को पता चला, उनमें भी गुस्सा आया, फिर धीरे धीरे जमा हुए। लाश अब भी वहीं पड़ी हुई है। करीब 3 दिन बीत जाता, बल्कि 36 घंटा, 36 घंटे इन सारी कवायद में बीत गए। 36 घंटे तक छवि रानी की लाश वहीं पड़ी हुई। इस दौरान में फिर गांव के लोग भागते हैं और वो जो राजू डोगरा था, जो विलन था, जिसकी खिलाफ खबर लिखी और ये सारी शुरुआत हुई, उसके घर में आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं तब फिर पुलिस भी हरकत में आती है। उसे लगता है गाँव वाले अब कुछ भी कर सकते हैं। तब 36 घंटे बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है पहली बार और जाकर छवि रानी की लाश को उठाती है। नसीब अच्छा था कि गांव वाले वहाँ पे थे, कोई जंगली जानवर नहीं आए, वरना शायद पोस्टमार्टम के लिए लाश बचती भी नहीं। 36 घंटे बाद लाश उठाकर सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है, पोस्टमार्टम होता है। गवाह सामने था, जिसकी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ उसने देखा, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। अब यहाँ से फिर दूसरा खेल शुरू होता है। 36 घंटे बाद लाश तो ले ली, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं, जो नाम बता रहे हैं किसी की गिरफ्तारी नहीं। इस दौरान में गांव में खबर फैल गई। अब गांव वाले पुलिस का भी घेराव करने लगे, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उल्टा किशोर के ऊपर नज़र रखने या किशोर बयान न इधर उधर दे, उसको इस चीज़ से रोकने के लिए जो एसएसपी थे, उन्होंने उसको कहा कि सुरक्षा देंगे हम। और सुरक्षा के नाम पर उसको अपने कस्टडी में ले लिया। वक्त बीतता गया, कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर में नाम नहीं हुआ। इस दौरान में एक दिन जब पुलिस सुरक्षा में ही था, किशोर साइकिल पे जा रहा था। एक एम्बेसडर कार रुकती है, उसको किडनैप किया जाता है और एक जगह ले जाया जाता है गुमनाम। वहाँ ले जाने के बाद उससे कागज़ पे साइन कराया जाता है, उसके ऑडियो रिकॉर्ड कराए जाते हैं और कहा जाता है कि जो नंदा मोहंती है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और हमारे तुम्हारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मजबूरी में वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है, मजबूरी में वो सारी चीज़ें लिखता है। उसके बाद उसे फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे बेहोश हो जाता है और उसको कार से वापस एक जगह ले जाकर छोड़ दिया जाता है। बाद में कुछ लोग उसको देखते हैं, होश आता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं। उस इंजेक्शन में पता नहीं क्या था कि उसकी तबीयत बिगड़ती है, खून की उल्टियाँ होती हैं। 1 महीने तक हॉस्पिटल रहता है। इस 1 महीने तक केस में कुछ नहीं होता। 1 महीने के बाद वो हॉस्पिटल से छूटता है। अब उसके बाद छूटने के बाद वो उस वक्त बीजू पटनायक उनसे मिलता है, जो बड़े नेता थे, सारी चीज़ें बताता है। वो कहते हैं मैं मदद करूँगा। फिर इसी बीच में प्रकृति जो बड़ी अखबार था जिसमें ये काम करता था, उसके संपादक मिलते हैं। वो इसकी स्टोरी को कहते हैं हम छापते हैं और ये अखबार में खबर छपती है। इस दौरान में जो वहाँ पे डीआईजी थे बाना पांडा और भुवनेश्वर के एसपी बाटा कृष्ण त्रिपाठी, ऐसा एक दिन नहीं जब वो इसके पास आते और कहते कि तुम इस केस को वापस ले लो, ये नाम सारे नेताओं के हटा दो। लगातार पुलिस का प्रेशर किशोर के ऊपर, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ था। बाद में फिर उसको धमकी दी गई और उसका पूरा ब्रेन वॉश किया गया। कहा गया कि देखो 50,000 रुपये तक के लालच भी दिए गए। और एक दिन अचानक पुलिस को और एसएसपी सबको लगा कि शायद अब ये बात मान गया है, तो उन्होंने कहा चलो तुम
चलकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दो कि इसमें जो कांग्रेस के वहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट है, इन सब का कोई रोल नहीं है। किशोर को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। पुलिस वाले को यकीन था कि ये सब कुछ बोल देगा, लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट सामने आता है, किशोर वही बताता है जो सच था। वो उन सारे लोगों के नाम लेता है। पुलिस वालों की हवा ख़राब हो जाती है। इसके बाद मजबूरन उन्हें केस दर्ज करना पड़ता है। लेकिन फिर एक मौका लेते हैं, वो कहते हैं कि इसमें से ये नाम हटा दो। और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के 3 दिन के बाद फिर वो एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाते हैं, मीडिया को बुलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, जिसमें किशोर को बुलाते हैं। फिर किशोर को समझाते हैं कि तुम ये नंदा मोहंती और ये जो प्रेसिडेंट और वर्किंग प्रेसिडेंट का नाम हटा दो। ये फिर कहता है ठीक है हटा दूंगा, क्योंकि उसे मौके की तलाश थी किशोर की। मीडिया वाले जैसे ही पहुंचते हैं, प्रेस शुरू होता है, उस वक्त टीवी का इतना वो नहीं था, सारे प्रिंट ही थे। मीडिया के सामने अचानक पुलिस की मौजूदगी में किशोर फिर वही बयान देता है जो सच था, जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा, और सारे नाम ले लेता है। अब पुलिस की हवा फिर ख़राब हो जाती है। अब कोई और चांस नहीं था। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें खुली, अखबारों में छपा, तो आखिर में यह मामला लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच इस केस की अब तफ्तीश करती है। ये सारे नाम होते हैं। मामला लोअर कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट उन 8 के 8 लोगों को, जिसमें ये दोनों कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट शामिल थे, सज़ा देती है उम्र कैद की, रेप एंड मर्डर के चार्ज में। पर यह मामला बहुत लंबा चलता है कोर्ट में। इस दौरान में लगातार इसको धमकियाँ मिलती रहती हैं किशोर को। पर लोअर कोर्ट के फैसले के बाद ये सारे जो 8 थे ये हाई कोर्ट पहुँचते हैं और हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करते हैं। और हाई कोर्ट से एक चौंकाने वाला फैसला आता है। सारे पुलिस की गवाही और सारी जो FIR और केस को जिस तरीके से बर्बाद किया गया था, उन सारी चीज़ों का फ़ायदा हाई कोर्ट में होता है। और हाई कोर्ट 8 के 8 को छवि रानी के रेप और मर्डर के केस से चार्ज से बरी कर देती है और कहती है कि इनमें कोई गुनहगार नहीं है। 8 खुश थे। इधर किशोर को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। करीब 1 से 1.5 लाख रुपए उसके कानूनी खर्चे में खर्च हो गए थे लड़ाई लड़ते हुए। बेटा बड़ा हो रहा था। इस दौरान में घर वालों ने उसको छवि रानी की याद से उबारने के लिए उसकी दूसरी शादी करा दी, तो वो अलग जिम्मेदारी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो टूट गया। उसे लगा कि शायद कोई फ़ायदा नहीं है, और जिस गांव से उसने किया था उस गांव में कभी दोबारा उसने कदम भी नहीं रखा। तभी कुछ लोग आगे आए। धीरे धीरे अब चीज़ें जब बहुत सारी बाकी देश में भी होने लगी थी, और कुछ ये खबर नेशनल मीडिया पे भी हेडलाइन बनी, और हाई कोर्ट के फैसले ने ख़ास तौर पे एक तरह से चिंगारी का काम किया, क्योंकि हर एक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हाई कोर्ट ऐसा कैसा फैसला दे सकती है, जिसमें एक पति जो खुद विटनेस है, जिसकी सामने उसकी पत्नी के साथ क्राइम हुआ, कौन कौन लोग हैं वो नाम बता रहा है, वो सारी ज़मीन जो हुई है तैयार वो सब कुछ बता रहा है, और उसके बावजूद हाई कोर्ट उनमें से हर एक को बरी कर देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। अप्रैल 2002 यानी 22 साल बाद 3 अक्टूबर 1980 को छवि रानी के साथ रेप हुआ और उसका कत्ल किया गया बेदर्दी से। उसके 22 साल बाद अप्रैल 2002 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, और फैसले में 8 में से 4 लोगों को छवि रानी के बलात्कार और कत्ल का गुनहगार ठहराती है और उन्हें सज़ा सुनाती है। एक तरह से हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर एक तमाचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस गलत फैसले को सही किया। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसमें, एक दूसरा पहलू भी है कि जिन 8 लोगों को बरी किया था हाई कोर्ट ने, और जिन 8 लोगों में से 4 को सुप्रीम कोर्ट ने गुनहगार माना छवि रानी के कातिल के तौर पर और बलात्कारी के तौर पर, उनमें नंदा मोहंती और दिवाकर नायक, मतलब ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस का, ये दोनों बरी हो गए। साथ में जो राजू था वो भी बरी हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिस उस वक्त थाना इंचार्ज, SSP, DIG, जिन लोगों ने इस केस में तमाम दबाव डाले, प्रेशर डाले, जिन्होंने धमकियां दी किशोर को नाम हटाने के लिए, FIR बदलवाने के लिए, एक भी पुलिस वाले को सज़ा नहीं हुई। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2002 का यह फैसला था। हालांकि उसके बाद इस दौरान में ये हुआ कि फिर नवीन पटनायक की सरकार आई। बीजू पटनायक उनके पिता से वो मिल चुका था उस वक्त जब यह केस हुआ था। तो इस केस के दौरान ही बहरामपुर फॉरेस्ट में किशोर को जो है एक फील्ड असिस्टेंट की नौकरी दी राज्य सरकार ने, और वो वहीं नौकरी करता रहा। बाद में चूँकि 80 में उस वक्त करीब 6 महीने का था छवि रानी का बेटा, और 2002 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके बेटा जो है दानी महापात्रा, उसको भी उड़ीसा सरकार ने नौकरी दी। लेकिन नौकरी देना अलग चीज़ है,
कानून और इंसाफ के साथ क्या कुछ मजाक हुआ, ये इस केस से हम सबको एक नसीहत मिलती है कि कैसे बड़े लोगों, दबंग लोगों को बचाने के लिए क्या नेता, क्या पुलिस, क्या वकील, क्या अदालत, सब एक साथ हो जाते हैं और एक अकेला शख्स इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा होता है। बाद में इसी केस को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए कि वो एक कैसा किशोर महापात्रा था जो अपनी पत्नी को अकेला इन दरिंदों के हाथ में छोड़कर चला गया, अगर नहीं जाता तो उसका जवाब ये मिलता कि अगर नहीं जाता तो शायद ये कहानी हम सबके सामने भी नहीं आती, क्योंकि वो ज़िंदा नहीं बचता, ये गारंटी थी। दूसरा, उसे अपने बच्चे की जान बचानी थी और छवि रानी ने उसे कसम दी थी कि कम से कम हम दोनों ना रहें, हमारा बच्चा होना चाहिए जो हमारे प्यार की निशानी है। तो अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था और इसीलिए वो भागा और नज़दीक के गांव से मदद लेकर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन ये वो कहानी है जिसमें हम वही शुरुआत में लौटूंगा कि हम निर्भया और सारी बातें करते हैं, हम 7 साल से फांसी नहीं हो रही है, तो कहाँ 7 साल, कहाँ 22 साल। छवि रानी भी किसी की बेटी थी और उसके साथ जो कुछ हुआ वो कम दरिंदगी नहीं था, लेकिन 22 साल के बाद भी कायदे से कहें तो अधूरा ही इंसाफ हुआ, क्योंकि जो 8 लोग उस रात मौजूद थे 3 अक्टूबर 1980 को उस नदी के किनारे, उनमें से 4 तो वैसे ही बच गए और 4 कौन बचे? जो सबसे ताकतवर लोग थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो एक मिसाल ये भी है, एक कहानी ये भी है।